हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ कारक पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ हमारा, जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनकी पहचान क्या है, इन सब बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जिसका नाम है कारक। परिभाषा है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। मैं आपको यहाँ पहले कारक बोल को बताऊंगा और साथ में उनके चिन्ह, जो इस प्रकार हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा, के साथ, के बिना, संप्रदान कारक का चिन्ह है को या के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से, जो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर है संबंध कारक, जिसमें आते हैं का, के, की, ना, ने या रा, रे, री आदि शब्द जो हैं चिन्ह वो आते हैं। फिर 7वां कारक जो है अधिकरण कारक है, जिसके चिन्ह है में, पर या पे। अंतिम जो कारक है, जिसका नाम संबोधन है, उसके चिन्ह है हे, अरे, ओ आदि। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, यानी काम को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक खरीदी, इस वाक्य में पुस्तक को खरीदने का काम राम ने किया है, इसलिए राम कर्ता कारक है। इसकी विभक्ति ने है। दूसरा जो कारक है उसका नाम है कर्म कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने चोर को पीटा, इस वाक्य में पीटा क्रिया का फल चोर पर पड़ता है, इसलिए चोर कर्म कारक है। इसकी विभक्ति को है। दूसरे शब्दों में कर्ता का प्रभाव, कर्ता के काम का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, यानी चोर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर चोर कर्म कारक हो गया है। विशेष बात ध्यान देने योग्य यह भी है, कभी कभी कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह लुप्त रहता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, सीता फल खाती है, तो इस प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कारक जो है हमारा करण कारक है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है या जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे साधना ने कलम से पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र को लिखने की क्रिया कलम से की गई है, इसलिए कलम करण कारक है। इसकी विभक्ति से है। चौथा जो कारक हमारा है वो संप्रदान कारक है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिसके लिए कोई काम किया जाए या कुछ दिया जाए उसका संबोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए, जिसके लिए कोई काम किया जाए या कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हरि के लिए पुस्तक लाओ, इस वाक्य में लाने का काम हरि के लिए किया जाता है, इसलिए हरि संप्रदान कारक है। इसकी विभक्ति का चिन्ह जो है वो के या के लिए है। पांचवा जो कारक हमारा है वो पांचवा कारक है, जिसका नाम है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, इस वाक्य में पेड़ से फल अलग होते हैं, इसलिए पेड़
अपादान कारक है जिसका चिन्ह से है। अब विशेष बात जो है वो ध्यान देने योग्य ये है, करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है, परंतु करण कारक में इसका प्रयोग से के द्वारा यह साधन के रूप में किया जाता है, माध्यम के रूप में किया जाता है, से के रूप में किया जाता है, या साधन बताने के रूप में किया जाता है। लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। और अगला जो कारक हमारा होगा वो है संबंध कारक, जो 6 नंबर पे आता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जाना जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह बालिकाओं का विद्यालय है, इस वाक्य में बालिकाओं का विद्यालय से संबंध है, इसलिए बालिकाओं शब्द जो है वो संबंध कारक है। इसकी विभक्ति के चिन्ह जो है वो का, के, की, रा, रे, रे, ना, ने, नी आदि हैं। सातवां जो कारक है उसका नाम है अधिकरण कारक। आइए अधिकरण कारक की पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सुनते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालक कुर्सी पर बैठा है, इस वाक्य में बैठने की क्रिया कुर्सी पर हो रही है, इसलिए कुर्सी अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण एक बार और सुन लीजिए। बाग में सुंदर पुष्प खिलते हैं, बाग में सुंदर पुष्प खिले हैं, इस वाक्य में बाग आधार है, इसमें में जो शब्द आया है वो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह हुए वो में और पे और पर हैं। अंतिम जो कारक जो हमारा है वो है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम अभी सो रहे हो, हे छात्रों अपना पाठ याद करो। इन वाक्यों में अरे, हे छात्रों शब्द जो आए हैं वो संबोधन कारक के प्रतीक हैं। विशेष बात ध्यान देने योग्य इस प्रकार है, संबोधन कारक के संदर्भ में विशेष बात यह है कि संबंध कारक में क्रिया का कर्ता से संबंध नहीं बताया जाता है। संबंध कारक में क्रिया का कर्ता से संबंध नहीं बताया जाता है। इसी प्रकार संबोधन में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य कारकों की तरह नहीं बताया जाता है। इस तरह या इस कारण कुछ विद्वान संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। उनके मत में कारकों की संख्या 6 ही होती है, परंतु विभक्तियां 8 ही रहती है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है, सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। यानी सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक के रूप में कभी नहीं होता है। इस प्रकार ये पाठ हमारा जो है पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी ने ये पाठ ध्यान से सुना होगा और आप अपनी पुस्तक के द्वारा स्वयं भी पढ़कर इस पाठ को और ज़्यादा अच्छा तैयार कर सकते हैं और इस पाठ के द्वारा जो मैंने पढ़ाया है इसकी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।